इसका सबसे मुख्य मुख्य इसकी स्पेशल जो चीज है वो ये है कि इसमें से धुआं निकला है, धूल निकली है, लेकिन मैग्मा नहीं निकला। जो लावा निकलता है, जो नॉर्मली जब ज्वालामुखी जब इरप्ट होता है या विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो उससे जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो नहीं निकला इसमें से। इसमें से सिर्फ धूल और गैसेस निकली है। तो इसलिए ये एक अध्ययन का विषय हो जाता है और चिंता का भी विषय हो जाता है कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या ऐसी भौगोलिक घटनाएं घटी पृथ्वी के अंदर कि ये लावा इरप्ट हुआ 12,000 साल बाद, और इतना तेजी से इरप्ट हुआ कि इसकी जो धूल और गैसेस थी वो 14 किलोमीटर हाइट तक गई, 14 किलोमीटर हाइट तक। और आप सोच सकते हैं जब आप 14 किलोमीटर की हाइट तक गए तो स्थानीय लेवल पे क्या हाल होगा, और 200-400 किलोमीटर के एरिया में क्या हाल होगा, रेडियस में क्या हाल होगा। जब उन्होंने 4,000 किलोमीटर तक इंडिया तक को इफेक्ट किया है इस लावा ने, इस ज्वालामुखी ने। अब सही बात है कि जिस तरफ विंड डायरेक्शन होगा, जिस तरफ विंड वेलोसिटी होगी, जिस तरफ विंड डायरेक्शन होगा, उस तरफ ही मूव करेगा। स्वाभाविक सी बात है। अगर इंडिया की तरफ विंड डायरेक्शन है तो इंडिया की तरफ आएगा, चाइना की तरफ है तो चाइना की तरफ जाएगा। बेसिकली नॉर्मली इस ज्वालामुखी ने देखा जाए तो जो अरबियन पेनिनसुला है, अरबियन पेनिनसुला या जो अरबियन कंट्रीज है, उनको तो डिस्टर्ब कर ही दिया, उनको तो इफेक्ट पूरी तरह से कर दिया है कि हजारों किलोमीटर में से धूल धूल नजर आ रही है। खेत फसलें खराब हो गई, पानी खराब हो गया, लोगों की ईचिंग होने लगी, निकल नहीं पा रहे लोग। जानवरों को चारा खराब हो गया, जानवर को चारे के लिए साधन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, वाइल्ड लाइफ अलग परेशान हो गई, पेड़ पौधों का बहुत बुरा हाल हो गया। तो ये जो चीजें हैं इससे कई नुकसान भी है और कई फायदे भी है इस वॉल्केनो से, इस ज्वालामुखी से। देखिए फायदे तो ये भी है कि एक सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि चूंकि ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी से जो भी इरप्ट होता है या जो भी लावा निकलता है या धूल धक्कड़ वगैरह निकलता है, उसमें होते मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो जब आसपास के इलाके में या मिट्टी में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो खेती की भूमि होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं पहली बार। तो खेती की भूमि उपजाऊ हो जाएगी, लेकिन कब? लॉन्ग रन। आप ये कहेंगे तुरंत उपजाऊ हो जाएगी तो तुरंत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग रन में होगी। और वो खेती की भूमि लॉन्ग रन में उपजाऊ होगी जिसमें कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बहुत कम इफेक्ट होगा। वहां पर ये चीजें इनको फायदा करेगी। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जैव विविधता, नई भूमि आएगी, नए केमिकल्स आएंगे, नए मिनरल्स आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, जैव विविधता भी बढ़ सकती है स्थानीय। लेकिन ये सब चीजें जो है, फायदे की जो भी चीजें हैं वो इंस्टेंट नहीं है, वो तुरंत नहीं है। वॉल्केनो से नुकसान तो है ही है। वॉल्केनो से सबसे पहली बात तो आप जैसे शुरुआत यही से कर लेते हैं, फ्लाइट, आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा डिस्टर्ब हो गया। जैसे जो आप बता रहे थे कि अभी इंडिया की 10-11 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन, ये तो सिर्फ इंडिया की बात है, बाकी और अदर कंट्रीज में देखिए, जो अरबियन पेनिनसुला है या जो अरबियन कंट्रीज है, ओमान वगैरह, जो सऊदी वगैरह, इनमें देखिए, इनमें तो बहुत बड़ा हाल होगा। इनमें तो बस भी नहीं चल पा रही होगी, इवन लोग जो आम आदमी है वो साइकिल मोटरसाइकिल भी नहीं चला पा रहे होंगे। तो ये तो है ही है मैम। इसके साथ साथ गर्म राख, जहरीली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें निकलती हैं। इसके साथ साथ पानी का प्रदूषण होता है, जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर है, उनका प्रदूषण, वाटर बॉडीज प्रदूषण होगा। मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगी जब इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो इस वॉल्केनो का। तो जो आसपास की एरिया है, जो आसपास की मिट्टी है, स्थानीय जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, खाद्य संकट आ जाएगा, क्योंकि ना तो आदमी को खाने को मिलेगा, ना ही जानवरों के लिए मिल पाएगा। तो जानवर भी भागेंगे,
जानवर भी इधर उधर होंगे क्योंकि उनके लिए भी चारा खराब हो चुका होगा। इसके अलावा बिल्कुल मैम, चूंकि आपने देखिए हो क्या रहा है, धरती के साथ हम लोग व्यवहार क्या कर रहे हैं, ये भी तो देखिए आप। धरती का जो भी मिनरल्स था, चाहे वो आयरन हो, कोयला हो, पानी हो, एल्युमिनियम हो, चूना पत्थर हो, बॉक्साइट हो, अभ्रक, कुछ भी हो, जो भी मिनरल्स हैं वो तो आप खुद ही डाल रहे हैं। और जब वो खोद के डाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो हीट या जो प्रेशर, जो ताप दाब जो मेंटेन रहना चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जो पृथ्वी के अंदर का जो कंडीशंस हैं, जो चाहे वो केमिकल कंडीशन हो, चाहे फिजिकल कंडीशन हो या बायोलॉजिकल कंडीशन हो, जो तीनों तरह की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। जब वो चेंज हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको इस तरह के इंसिडेंट मिलेंगे और ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, कम नहीं होंगे, अब ये बढ़ेंगे ही। क्योंकि धरती के साथ हम लोगों ने इस तरह का व्यवहार कर रखा है कि आने वाले समय में ज्वालामुखी, भूकंप, अनियमित बारिश, ओले, आंधी, तूफान, ये सब चीज देखने को मिलेगा। नेचर जो है वो अपने आप को बैलेंस रखती है, अपने आप को संतुलित करती है। और जब वो नेचर अपने आप को संतुलित करती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे ज्यादा बारिश हो जाना, ओले हो जाना, भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, वॉल्केनो आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना। तो धरती जब अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करती है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अब चूंकि धरती पर इतना ज्यादा हम लोगों ने बोझ डाल दिया है, या इतना ज्यादा हम लोगों ने उसको उपयोग कर लिया है, कि स्वाभाविक सी बात है कि वो बेचैन है अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो उसको जहां भी मौका मिलता है, जहां भी उसको मौका लगेगा, तो वो हो सकता है वो ज्वालामुखी के रूप में अपनी एनर्जी को रिलीज करे, कभी फ्लड के रूप में रिलीज करे, कभी ओले के रूप में रिलीज करे, कभी अर्थक्वेक के रूप में रिलीज करे। तो धरती अपनी एनर्जी तो रिलीज करेगी करेगी, वो कहाँ से स्टोर कर पाएगी? वो जितना स्टोर कर सकती है वो करेगी, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो, स्वाभाविक सी बात है, नेचर को, ये बायोडाइवर्सिटी, ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो रिलीज करेगी। और जब वो एनर्जी रिलीज करेगी तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटेंगी।